हाय एवरीवन, नमस्कार। हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे टीचर हमें इस मोड़ पे कभी ना कभी मिल जाते हैं जो कि हमारी लाइफ को सुधारने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और वैसे ही एक ऐसे ही एजुकेटर के साथ आज हमने बात की है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोएब सर की, जो कि विंग्स एक उड़ान के एक टीचर हैं। आज हमने उनसे बात की कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट की क्या हालत है, क्या प्लान बी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर आप प्लान बी ले रहे हो तो कैसे चूज़ करोगे, किस चीज़ में, किस फ़ील्ड में आप कर सकते हो। बहुत सी ऐसी बातें हमने की हैं, आपको पसंद आएगी। तो आइए सर से बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ यहाँ पॉडकास्ट करने के लिए। इतने दिनों बाद वी आर ट्राइंग कि इतने टाइम से कि हम आपके साथ करें, तो थैंक यू सो मच। प्लेज़र, प्लेज़र। बहुत शुक्रिया आपका। तो सर एज़ अ एजुकेटर, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, एज़ अ एजुकेटर तो आपको जानते हैं। लेकिन उससे पहले की क्या लाइफ़ थी, क्या जर्नी थी कि सोचा था हमेशा एजुकेटर ही बनना, या अपार्ट फ्रॉम दिस कि एज़ अ एजुकेटर तो ठीक है, लेकिन उसके पहले कैसे सोचा, कैसे यहाँ तक पहुँचे, डिसाइड कैसे किया? एजुकेटर तो कभी सोचा नहीं था बनेंगे। ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि अपॉर्च्युनिटी मिल गई। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली कि जम्मू कश्मीर के यूथ के किसी काम आ पाए और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, जम्मू हुँ, कश्मीर के यूथ ने भी। मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि हम हमारे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, एग्ज़िस्ट कर रहे हैं हमारी ही स्टेट में। अब ये है कि हमें अपॉर्च्युनिटी मिल गई, हर किसी को अपॉर्च्युनिटी भी नहीं मिलती, किस्मत का बहुत बड़ा रोल भी है। हाँ, ऑब्वियसली हमारे यहाँ टीम बहुत अच्छी है। वी वर वेरी लकी टू हैव अ वंडरफुल टीम लाइक किरण सर, लाइक यशोधरा मैम, और जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स थे लाइक पंकज सर, रणधीर सर, और बाकी लोग भी अभी प्रेजेंटली अजीत सर, सकीना मैम, जो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। वंडरफुल टीम। वो भी एक किस्मत की बात थी। मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो कभी सोचा नहीं था कि एजुकेशन फील्ड में ही जाना है। एजुकेशन में आने का मकसद था कि हम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होना था, पेरेंट्स से बर्डन कम करना था, तो सोचा कि क्या कर सकते हैं, हुँ, जिससे पढ़ाई भी इफ़ेक्ट ना हो और अपना भी काम चलता रहे। तो अनअकैडमी से पढ़ाना शुरू किया मैंने ओह! 2017 में। वहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी मिली। तब अनअकैडमी में 100 एजुकेटर्स भी नहीं थे, स्टार्ट हुआ था ओके। जस्ट। तब रोमन सैनी जो फाउंडर हैं, हुँ, हुँ। ही यूज्ड टू कॉल डायरेक्टली टू एवरी एजुकेटर। वाह! सो ही यूज्ड टू गिव मी वर्क ऑन फ़ोन कि ये केक बनाना है आपको, इसका ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तब छोटा-सा ब्रांड था, उतना बड़ा नहीं था। तो वहाँ से थोड़ा बहुत लर्न किया मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। फिर दिल्ली में था मैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। फिर वहीं पर मुझे एक और जॉब अपॉर्च्युनिटी मिली। हमदर्द स्टडी सर्किल करके एक जगह है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर एक सब कैंपस है, हुँ, जहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करते हैं और वहाँ पर जाके उनको मेंटोरशिप मिलती है, कोचिंग नहीं ओके, मेंटोरशिप। वहाँ मेंटरशिप। जगह रहती है, मिलती है रहने के लिए, लाइब्रेरी होती है, मेंटोरशिप मिलती है। उसके लिए एग्ज़ाम क्वालीफाई करना पड़ता है। अच्छा। 2016 में मैंने वो एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था बाय गॉड्स ग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुझे वहीं पर अपॉर्च्युनिटी मिल गई एज़ फैकल्टी की। हाँ। उन्होंने बोला कि एज़ अ फैकल्टी आ जाओ हमारे साथ। तो फिर वो भी मैंने किया। जब फिर फाइनली क्या हुआ कि दिल्ली के मौसम से तंग आके मैं भाग के वापस आया जम्मू, हुँ, क्योंकि मुझे डेंगू भी हो गया वहाँ पे। बरसात का मौसम भी बड़ा बेकार सा होता है, फ्लडिंग फ्लडिंग, और बहुत एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी हाल आपको पता ही है। आज तो ज़्यादा बहुत अभी न्यूज़ में, तब भी यही हाल था। फिर सोचा कि नहीं, ये रहने की जगह नहीं है, यहाँ इंसान रह नहीं सकता। मैंने प्रिपरेशन कर ली थी ख़त्म, जॉब था मेरे पास, स्टेबिलिटी थी। हमदर्द ने तो हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी में तो फ्लैट भी दे दिया था उन्हें रहने के लिए, तो वो भी ख़त्म हो गया था सब मसला। लेकिन रह नहीं पाया मैं उस जगह पे, तो भाग के वापस आया। सोचा कि जम्मू में कंटिन्यू करूँगा पढ़ाई और वहाँ पर भी पढ़ाऊँगा। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पढ़ाना शुरू किया इंस्टीट्यूट्स में, यहाँ के इंस्टीट्यूट की बड़ी प्रॉब्लम है, कोई पेमेंट नहीं टाइम पे करता है। ओह! तो वहाँ पर ऐसा हो गया कि इंसान को अपनी पेमेंट के लिए महीनों-महीनों इंतज़ार करना पड़ रहा है। बड़ा अनएथिकल है यहाँ का ना एजुकेशन का सिस्टम, जो प्राइवेट एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इट्स अ कॉमन कोचिंग टॉक। सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स बोल लो या कोई भी प्राइवेट एजुकेशन का वेंचर हो। आप काम करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, पढ़ाएँगे, तो फिर आपको लटका के रखा जाएगा। वो एक तरीका है कि टीचर कहीं और ना भाग जाए। छोटे-छोटे अमाउंट्स में आपको पेमेंट की जाएगी। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी जो करोड़ों जिनका रेवेन्यू है, हुँ, उनका भी यही हाल है। तो फिर दिमाग में तो था कुछ ना कुछ अपना क्रिएट करते हैं। कुछ लाइक माइंडेड लोग मिल गए। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत डिमांड थी। हमारी किस्मत अच्छी थी अल्लाह के फ़ज़ल से कि अच्छी टीम भी मिल गई, अपॉर्च्युनिटी भी मिल गई, तो चल पड़ा। हुँ, फिर जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया था, ये भी नहीं पता था कि ऑफ़लाइन कभी खोलेंगे। करते-करते जिस तरीके से चीज़ें आगे सामने आती गई, वैसे-वैसे हम अपने जितना समझ में आया उतना करते गए।
करते 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 अब 5 साल हो गए और अब ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, शुक्र है बढ़िया अल्लाह चल का। रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है सर। हम बस आप लोगों अ, की दुआ है। हम लोग जब पहली बारी जेकेएसएसबी में स्टार्ट किया था, मेरे फ्रेंड्स थे, जी। तो विंग्स एक उड़ान वाज़ द फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके पीछे सारे बच्चे बोल रहे थे नहीं यार विंग्स एक उड़ान, तो हमें तब पता चला था 2019 शायद आई थिंक, हम तो 2020। 20 में। हुँ। हाँ, तो तब उसके बारे में पता चलता। सर आपने बता तो दिया कि मतलब कैसे-कैसे आप लाइफ बढ़ाए, लेकिन कुछ सेटबैक भी एज़ अ स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग अभी भी इसी स्ट्रीम में हैं, हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट किया अपना चैनल, लेकिन वी आर स्टिल इन दिस साइकिल। तो आपके क्या सेटबैक रहे और उसको लेके आपने मतलब कैसे सोचा कि यार निकलेंगे? या वो जो मोटिवेशन वाली चीज़ आजकल ऑनलाइन काफ़ी चलती है यार, बी मोटिवेटेड, तो एक्चुअली एक स्टूडेंट की लाइफ में मोटिवेशन सिर्फ एक वर्ड है, एक्चुअली मोटिवेशन को साइड रख के रियलिटी अपना के चीज़ें कैसे चलनी चाहिए? तो आपका कैसा था सर? सेटबैक सेटबैक आप मेरा पूछ रहे हो हमारे इसमें क्या रहा सेटबैक? आपका सर एज़ अ हुँ। पर्सन? एज़ अ देखो सेटबैक तो ये था कि आईएएस की बाईएएस बनना चाहते थे, बने नहीं। अब उसको सेटबैक मान लो या फिर अपॉर्च्युनिटी मान लो, ये आपकी सोच पर है कि ठीक है, जिंदा तो एक राजा भी रह लेता है और एक गरीब आदमी भी रह लेता है, खाना उसने भी खाना है, इसने भी खाना है। ऊपर वाले ने खुद सबका रिज़िक लिख के भेजा हुआ है। कोई ज़्यादा अच्छा खा लेता है, कोई चिकन मटन खा लेता है, कोई सूखी रोटी खा लेता है। हुँ, लाइफ में डिफरेंस जितना एनिमिटीज़ का है, एमिनिटीज़ का है, वो ठीक है अपनी जगह पर, इंसान को बेहतर की तलाश करनी हुँ, चाहिए। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कोई सपना रखा कि आप आईएएस बनना चाहते थे या एसआई बनना चाहते थे या फाइनेंस अकाउंटेंट बनना चाहते थे, जो भी आपका था कि यार ये ऐसी ज़िंदगी हुँ, बेटर होगी। उसके लिए आप पूरी कोशिश करिए, अगर नहीं मिलता है फिर आपको यू हैव टू मेक योर पीस विद इट कि ठीक है यार, अभी नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर आप यंग हैं, आपकी उम्र 24-25 साल हो गई है, 26 साल हो गई है, आपको एक बैकअप प्लान रखना ही चाहिए, जिसको हम बार-बार अपने चैनल से प्लान बी कहते हैं। बिल्कुल। प्लान बी का पर्पज़ ये है कि हमारी जब हम अपनी प्रीवियस जनरेशन को देखते हैं, तो दिखता है कि यार सरकारी नौकरी हासिल करना कंपैरेटिवली आसान था। हुँ, अब बहुत मुश्किल हो गया है। उसमें अब बहुत सारी ची इश्यूज़ आ गए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़े जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़े हैं। एस्पिरेंट बढ़े, 1000 पोस्टों के लिए 2 लाख, 2 3 लाख लाख, 4 लोग, लाख लोग अपीयर कर रहे हैं हमारी स्टेट में, जहाँ टोटल पॉपुलेशन ही 1 1 करोड़ करोड़। 25 लाख है। तो वहाँ पर हासिल करना एक रियलिटी तो ये है कि जितने लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, जितने लोग भी आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं, ये एक बड़ी तीखा सच है, कड़वा सच है कि उसमें 0.001% सेलेक्ट होंगे। ट्रू, तो आपको एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है रियलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बोलता है कि यार होगा। मेरा होगा, बाकियों का मुझे पता नहीं है, वो भी ठीक है। थोड़ा बहुत रियलिज़्म भी रखना ज़रूरी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उन 0.001% में मैं ना हूँ, क्या पता मैं 99.99% में हूँ। मैं ही वो बट इंसान हूँ जिसका सिलेक्शन ना हो। ना हो। तो अगर नहीं हुआ तो क्या करना है? हुँ, तो बैकअप प्लान रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करना इम्पोर्टेंट है। सेटबैक्स आपको लगते रहेंगे, सिर्फ़ एजुकेशन लाइफ़ में नहीं, लाइफ़ में भी लगेंगे। कभी आपकी जॉब लग भी जाएगी तो फिर आपको शायद अपने जितना आप मेहनती आदमी हो, उस हिसाब से आपको प्रमोशन ना मिले। क्योंकि प्रमोशन जनरली सरकारी नौकरी में आपके टैलेंट के बेसिस पे नहीं होती, हुँ, टाइम के बेसिस पे होती है। कोई इंसेंटिव ख़ास नहीं है नहीं, कि अगर आप काबिल सरकारी अफ़सर हो, तो आपकी जल्दी प्रमोशन हो जाए, ऐसा तो नहीं है। नहीं, इनफैक्ट जो सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम आप देते हो, उसमें जो रैंक होता है आपका पूरे सर्विस में आपके साथ रहता है, उसी रैंक के हिसाब उसी से से आपकी प्रमोशन भी डिसाइड होती है। केएएस वगैरह में हाँ, अगर आपका रैंक 100th है अपने बैच में, आप सरकारी नौकरी में जाके कितने भी काबिल आदमी हो, लेकिन जब तक वो जब तक 99 आपके ऊपर 99 लोगों की प्रमोशन नहीं हुई, तब तब तक तक आपकी नहीं आपकी नहीं। होगी। उसके बाद फिर जब तक आप पर्टिकुलर ईयर खत्म नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा, वो भी सेटबैक है। फिर ये भी सेटबैक है कि आपको प्राइम पोस्टिंग ना मिले, जहाँ आपने चाहा था। ये भी सेटबैक है कि आपको अपना डिपार्टमेंट ना ना मिले। मिले। सेटबैक तो पूरी लाइफ में है ही, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो आपको बस ये तैयार रखना है कि ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, अगर सरकारी नौकरी ना मिली तो। ये एटीट्यूड होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हो आज के टाइम पे, अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, एक स्मार्ट डिवाइस मोबाइल है या टैब है या लैपटॉप है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे। 99% यूथ, वही मैं बोलता हूँ, क्लास में भी घोड़े की तरह ऐसे सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। मैं भी उनमें से शामिल था। तो इसीलिए मैंने गलती खुद की, मैं अपने कोचिंग इंडस्ट्री में बोलना ये तो नेगेटिव माना जाता है कि यार आप अपने ही इस इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि क्लास में पहला लेक्चर यही होता है कि आप में से बहुत से कम लोग सेलेक्ट होंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव क्यों बोलते हो? अपने ही इंडस्ट्री का नुकसान करते हो। मैंने कहा नुकसान नहीं है। अगर बच्चे को पहले दिन सच्चाई बता दी जाए तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेगा। हुँ,
आप हमारे चैनल खोल के देखोगे, सिर्फ टाइप करना प्लान बी विंग्स एक उड़ान, कम से कम आपको 10-15 वीडियो मिल जाएंगी। मैंने खुद देखी है। हर बैच के स्टार्ट में होती है कि भाई काफ़ी पॉसिबिलिटी है, मेहनत करने के बाद भी आप सेलेक्ट ना हो, प्लान बी देख के रखो। तो सेटबैक्स आते रहेंगे लाइफ में, आपको बस इतना रखना है कि ऊपर वाला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे कि आप मेहनत करने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी भी हो और कैपेबिलिटी भी हो, तो तैयार रहोगे। और आपको एक अपनी प्रेजेंट इकोनॉमी का नॉलेज है। ये इकोनॉमी नहीं जो हम पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस की इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब कि आने वाले 5 सालों में कौन सा सेक्टर राइज पर जा रहा है, कौन से स्किल सेट मैं अपने अंदर इनकलकेट करूं जिसके आगे आने वाले टाइम में मुझे अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, हाई रिटर्न्स मिल जाएंगे। और आज के टाइम पे चैट जीपीटी और एआई के दौर में तो आप कोई भी रोल परफॉर्म कर सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप कोडर बन सकते हो। मतलब 90% काम आपका आपको चैट जीपीटी करके देगा, 10% आपको करना है ना। वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन सर एज यू सेड कि प्लान बी हमेशा रखना, और आपके जितने मैंने लास्ट टाइम आपका जुनेद सर के साथ था एक इंटरव्यू सुना था, उसमें आपने एंटरप्रेन्योर के बारे में बात की थी। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है सर, हम लोग बात करते हैं, सब बात कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हो कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन सर हम लोग बात कर रहे हैं रियलिज़्म, जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक गाँव से उठा लड़का जिसको हार्डली मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, या जैसी भी स्कूलिंग है, वो जम्मू में बैठ के क्या अपना वेंचर करेगा, क्या अपना प्लान बी करेगा? हम तो बात कर रहे हैं कि प्लान बी रख सकते हैं, ये करो, वो करो, एआई का ज़माना है। बट रियलिटी में सर कितने लोग उतना सोच सकते हैं, उतना कर सकते हैं? मतलब क्या करना चाहिए? प्लान बी बोल के प्लान बी तो है, लेकिन प्लान बी के आगे का क्या? मतलब क्या है वो प्लान बी? क्या है वो प्लान बी, जी। कैसे डिफाइन करें अपने लिए, हमारे लिए हाँ, प्लान बी क्या है। क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेके समझाता हूँ इस चीज़ को, प्लान बी कैसे फाइंड करो। जी, मिसाल ये है कि मैं अगर आपको बोलूँ कि हर किसी के घर के आसपास तो रिक्शा चलते ही हैं। बिल्कुल। कोई ऐसी सिटी या ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ रिक्शा नहीं चल रहे। हुँ, अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप रिक्शा वाले के कमाई के बारे में मुझे बताओ, कितना पता है आपको उसकी कमाई के बारे में? तो आपको पता होगा। हाँ सर, थोड़ा बहुत दिन का 600-700 अगर वो कमा रहा है तो। उसको इलेक्ट्रिक रिक्शा को चार्ज करने में कितना पैसा लगता है, ये पता है? अगर ₹2.5 पर अगर नहीं, पूछा है कभी किसी से आपने? 2.5 नहीं, ऐसे घर से घर, रखी है कभी आपने? नहीं घर का पता है, इस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, हाँ, ऐसे आप मार्केट से अंदाज़ा अंदाज़ा लगा सकते लगा सकते हो। लेकिन जो अंदाज़ा आप लगाओगे वो प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत डिफरेंट होता है। हैं। तो मेरे मेरे कहने का मतलब था ये मिसाल लेने के बाद कि आप लोवेस्ट जॉब से हाईएस्ट जॉब जो भी है बिज़नेस हुँ, का, चाहे वो रिक्शा चलाना हो, चाहे वो सब्ज़ी बेचना हो, चाहे वो शोरूम खोलना हो, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू करना हो, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। आप और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल नहीं है। आप डेली बेसिस पे अगर अपने लाइफ टाइम का 1 घंटा लाइफ का देते हैं, हुँ, ये जानने के लिए कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ, हुँ, मेरी जगह पे कितने किस्म के प्राइवेट वेंचर्स चल रहे हैं, ठीक है? तो आप मान के चलें, मैं आपको बताता हूँ कि एक रिक्शा वाला जम्मू सिटी के अंदर 15,000 रुपए की बचत कर पाता है महीने की, ठीक है? अब 15,000 में से तकरीबन डिपेंड करता है उसने लोन कितने का उठाया हुआ है, जेब से कितना दिया, मान लो पूरा ही लोन उठाया हुआ है। 3 से लेकर 5 लाख के बीच में अलग-अलग मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलते हैं, तो उसमें कुछ सब्सिडी भी मिलती है। हुँ, उसके हिसाब से अगर वो एवरेज 3 साल या 4 साल का लोन लेके चलता है, तो उसको 5,000 रुपए उसकी कटती है वो, जो भी उसकी किस्त है, उस गाड़ी को खरीदने के लिए। आपने एक पूरी कैलकुलेशन लगाई कि हाँ, ये वाला वेंचर इतना एफर्ट डालता है, इसका इतना कटता है, इतना इसके हाथ में बच जाता है और अपनी लेबर भी है उसकी। हुँ, उसको कहते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। यानी अगर वो रिक्शा नहीं चला नहीं रहा चला होता और पाता। वो लेट्स से लेबर भी होता, कुछ और कर रहा होता, तो वो वहाँ से कितना कमाता? यानी उसको लेबर लगा के, सब कुछ लगा के हाथ में 10,000 रुपए बच रहा है। हुँ, फिर आप गए एक छोटे से रेस्टोरेंट के वाले के पास जो मोमोज़ बेच रहा है। बता भाई तू कैसे करता है, क्या करता है? फिर आप गए किसी शोरूम वाले के पास जो कपड़े बेचता है। वहाँ आपने अंडरस्टैंड की चीज़ों को। प्रेफ़रेबली तो जहाँ आपको काम करने का मौका मिलता है, आप काम भी करें। आप 15, 16, 50, 100 जगहों पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना कि यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, यहाँ पे लोग कर रहे हैं, आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिलती है कि यार मेरे आस-पास ऐसे-ऐसे लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। अगर ये रिक्शा वाला के पास थोड़ा और पैसा होता, तो ये एक रिक्शा और लगा देता, सारा इकोनॉमिक्स सेम रहता, इसको 20,000 रुपए बच जाता। हुँ, उसके पास प्रॉब्लम सिर्फ़ है एक और लोन की। आप देख सकते हो कि यार ये मेरी ऐसी कैपेबिलिटी है कि मैं उठा पाऊँ।
अगर आप शोरूम वाले के पास जाते हो कि यार ये दिल्ली से कपड़े उठाता है और हमारे यहाँ आसपास बेचता है और इतने रुपए का इसको ये पड़ता है, इतने रुपए का ये बेच रहा है, इतना इसका रेंट है, इतना इसकी बिजली है, इतना इसको बच जाता है। सिमिलरली आप फ्रूट वाले के पास जाते हो, सब्जी वाले के पास जाते हो, करते 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 आपने 15-16 वेंचर्स का अंदाजा लगा लिया, आपके पास एक ब्रॉडर पिक्चर आ गई। अब आप कोई भी एक वेंचर उठा के काम करना शुरू कर दो। एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस में जब तक आप मार्केट में उतरते नहीं हो ना कोई भी एक चीज लेके, तब तक आपको दूसरी चीज का जवाब नहीं मिलता। अब एक काम में फेल हो जाते हो या एवरेज परफॉर्म करते हो या ब्रेक इवन पे आ जाते हो। ब्रेक इवन का मतलब जितना आपने लगाया उतने आ रहा है। तो आपको ना आपके सवालों के आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। बिजनेस करने में कुछ चीजें कॉमन है, सेल्स और प्रॉफिट। सेल्स कैसे बढ़ाएं और प्रॉफिट ज़्यादा और अपना जो लागत है उसको कम कैसे करें, सिस्टम को एफिशिएंट कैसे बनाएं, सारी जगह पर यही कॉमन है। फिर अब सेल्स में प्रोडक्ट बदल जाएगा, या तो गुड है तो सर्विस है। लागत में भी बदल जाएगा कि भाई रॉ मटेरियल है कि लेबर है कि रेंट है कि बिजली का बिल है। चीजें बदलेंगी लेकिन ब्रॉडर जो ढांचा है ना वो आपको समझ में आ जाएगा, ये ढांचा ये है। और अगर आपने एफिशिएंसी करना सीख लिया तो वक्त के साथ साथ आप कोई भी बिजनेस को दूसरे के कंपैरिजन में बेटर कर पाओगे। और अगर आप इतना भी डाल दोगे ना चैट जीपीटी में कि हाउ कैन आई improve my profit by operating a रिक्शा, या फिर बाय ऑपरेटिंग अ रिक्शा फर्म जिसमें आप 2-3 रिक्शा ले लेते हो, और बाय सेलिंग वेजिटेबल्स, और आप लोकेशन बताओगे कि माय लोकेशन इज दिस, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, हाउ मच मनी आई कैन मेक, हाउ मच मनी कैन आई इन्वेस्ट, वेयर फ्रॉम कैन आई गेट द मनी। ये आप क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे आपको सब जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सभी चीजों में है ऑन स्पॉट उतर के मार्केट में उतर के काम करना। पहला स्टेप वही है। जब तक आप मार्केट में उतरोगे नहीं ना तब तक आपको समझ ही नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आपने अभी चलाया है पॉडकास्ट, आपके लिए सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि मैं अच्छी कंटेंट भी प्रेजेंट करूं बट इसको मोनेटाइज कैसे करूं। अब हम तो जानते हैं कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन तो बिल्कुल बेकार है, मतलब उससे आप अपना गुजर बसर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आप दिन के मतलब एवरेज अगर आप दिन के 50,000 व्यू ले रहे हो तो तब कहीं जाके आप साल में महीने में लाख रुपए कमाओगे एवरेज। एवरेज मैं बात करूं तो डिफरेंस है ऑब्वियसली, सीटीआर वगैरह भी है, बाकी चीजें। नीश का कौन से हम तो आपको देखना है कि मैं मोनेटाइज कैसे कर सकता हूँ, इस वेंचर को मोनेटाइज कैसे कर सकता हूँ। तो आपको देखना है कि बाकी पॉडकास्ट वाले क्या कर रहे हैं, मैं अलग क्या कर सकता हूँ। चीज़ हमेशा वही करनी है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो किसी ने की नहीं अभी। जो रोगन ने शुरू किया पॉडकास्ट, अब वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉडकास्टर है, तो उसका एक अलग बेस है। 3-3 घंटे के पॉडकास्ट में लोग सुनते हैं, वो नहीं होते, क्या कहते हैं, बोर नहीं बोर होते, नहीं होते। है ना। और ऐसी चीज़ें वो एक्सप्लोर करता है जिसमें इंसान कहता है कि ये तो मुझे बताई नहीं थी कभी, और ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। एज अ पर्सन वो साइंस के बारे में, हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप और थॉटफुल उन लोगों को रहता भी है। बुलाता है जो लोग डिस्क्रेडिट हो जाते हैं साइंटिफिक सोसाइटी से। अभी उसमें अ, एक बंदा है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसने सिविलाइजेशन के बारे में बताया था कि 20,000 साल पहले भी एक सिविलाइजेशन थी। हैंकॉक करके नाम है उसका कुछ। उस पे पूरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी है, एंशिएंट एपोकलिप्स। उस पे उसने एक्सप्लोर किया था कि हमको तो पता है कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सुमेरियन है, हुँ, जिसको मेसोपोटामिया भी कहते हाँ, हैं। लेकिन 20,000 साल पहले भी इंसान एक हाईली सिविलाइज्ड था। था। ग्रेट फ्लड में आके सब वेस्ट हो गया। और जो स्टोरी आपको हर किसी जगह मिलेगी, हर किसी कल्चर में मिलेगी, हिंदुइज्म में मिलेगी, इस्लाम में मिलेगी, मायंस में मिलेगी, फिर आपके मलेशिया में मिलेगी। ये स्टोरी है, ग्रेट फ्लड की स्टोरी हर जगह पर है। तो ऐसी बड़ी सारी यूनिक चीज़ें वो एक्सप्लोर करता है। तो आपको वही है ना कि चीज़ वही चलती है जहाँ पर फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। किसी ने किया नहीं, आपने कर दिया। आपने कहा, और उसके बाद फिर उतना ही नहीं सिर्फ है, उसके बाद फिर आपको सबसे बेटर भी करना है वो। जैसे ही आइडिया आपने लाया, हुँ, पॉडकास्ट का आइडिया तो ओपन है, हर कोई कर कर सकता है। सकता है। तो सिर्फ कुछ ही क्यों चल रहे हैं इंडिया में? सिर्फ राज शमानी समान और रणवीर अलाहाबादिया को ही क्यों जानते हैं लोग? भाई आइडिया मुश्किल नहीं है, हुँ, गेस्ट को बुलाओ, बात करो। कुछ ना कुछ तो अलग कर रहे हैं ना वो। बिल्कुल, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग के पर्पज़ से हो, चाहे गेस्ट के जैसे पर्पज़ से हो, वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये मार्केट में उतर के ही पता चलता है। आपको जैसे आपने शुरू कर दिया ना पॉडकास्ट, जी, अब हर एक गेस्ट के साथ और हर एक एडिटिंग के साथ और हर एक अपलोड के साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ सीख इंसेंटिव मिलता होगा कि हाँ यार, इसको हम अगली बार ना हम ऐसा ये कर करेंगे। सकता है। तो वो चीज़ तो आपको प्रैक्टिकल करके ही समझ में आती हुँ, है। सिंपल रूल ये है कि स्टार्टिंग में पैसा नहीं उठाओ लोन के लिए। स्टार्टिंग में जो बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हो ना, उस जो बिज़नेस ऑलरेडी रन कर रहा है उसके पास जाके काम करो। उसको बोलो सर मुझे अनपेड इंटर्नशिप पे रख लो। मैं आपके काम कर दूँगा, मुझे बस यहाँ काम करने दो, इंटर्नशिप के लिए कर दो।
हमारे पास एक लड़का आया था, तरुण नाम था उसका, कौन सी जगह, सुंदरबनी से। वो आया, बोला मुझे विंग्स में काम करना है। मैंने कहा कि क्या काम करोगे? कहते सर मैं कुछ भी काम कर लूँगा। मैंने कहा नहीं करने क्या आए हो? कहते सर सच्चाई ये है कि मुझे खोलना है इंस्टीट्यूट सुंदरबनी में। ओके। तो मुझे वो सीखना है काम करते कैसे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने अगर ये खुद किया होता कि पहले जैसे अनअकैडमी में मैंने काम एज़ एन एजुकेटर किया, मैंने एज़ सेल्स में नहीं किया, मैंने एज़ मार्केटिंग में नहीं किया। अब जब हमने विंग्स उड़ान खोला तो वहाँ से पढ़ाना नहीं ना है, वहाँ वीडियो भी डालनी है, उसका थंबनेल भी बनाना है, प्रमोशन भी करनी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा ऐप भी रन करनी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार उस बंदे ने बड़ा सही दिमाग लगाया। तो उसने 1 साल हमारे पास काम किया, हर डिपार्टमेंट में काम किया उसने। उसने कंटेंट क्रिएशन में काम किया, उसने ऑपरेशंस में काम किया, उसने ऑफलाइन में काम किया, उसने ऑनलाइन में काम किया, उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम किया, उसने मार्केटिंग में काम किया और 1 साल बाद जाके उसने अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया, सुंदरबनी में। तो जितना उसने तकरीबन 3 साल की मेहनत बचा ली क्योंकि 3 साल जो मीन्स मिस्टेक कर के पता हमने चलना था। गलती करके इम्प्रूव किया, उसको पहले ही पता चल गया। तो जो भी काम आपको करना है या फिर आपको सोचना है कि मेरे लायक काम है कि नहीं है, ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उस बंदे के पास जाके आप 1-2 महीने फ्री इंटर्नशिप करो। बोलो सर आप बताओ काम क्या करना है? मैं आपसे पैसे भी नहीं लूँगा। मुझे बस यहाँ काम करने दो। सर गेट बैक टू दिस, बट यहाँ इम्प्रूवमेंट से मेरे को जेकेएसएसबी का याद आया हुँ, हुँ। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गवर्नमेंट ने बनाई जो एग्ज़ाम लेने के लिए, सबको पता है। बट अभी तक मेरे को भी या हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, हमको 4-5 साल हो गए जेकेएसएसबी में देखते हुए या फिर खुद ही एग्ज़ाम वगैरह देते हुए। लेकिन वो जो सिनेरियो है, एग्ज़ाम डिले, एग्ज़ाम नहीं होना, कैलेंडर होना, फिर वापस हो जाना, स्टे लग जाना या कुछ भी हो जाना, वो चीज़ें आज तक सॉल्व नहीं हो रही हैं। मतलब मैं जितने भी गेस्ट आए हैं और जिनसे मैं ये सवाल पूछ सकता था एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो से बोल बता सकते हैं, तो सबने यही राय दी कि यार आप ये कर सकते हो, आप यूपीएससी से देखो, एसएससी से देखो या जिससे भी आप आइडिया ले सकते हो लो। लेकिन सर अगर एक हेड चेयरमैन या जितने भी ऑफिशियल्स हैं, दे मतलब गेस्टेड ऑफिसर्स, जो थॉट हमें यहाँ बैठ के आ रहा है, यहाँ जितने भी टीचर्स को आ रहा है, स्टूडेंट को आ रहा है, एक मतलब जिसने 12th की है सर या 10th की है, वो हमें ऐसे-ऐसे आइडिया देता है, यार जेकेएसएस भी ये क्यों नहीं कर लेती, जेकेएसएस भी ये क्यों नहीं कर लेती? तो आपके हिसाब से आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, तो जेकेएसएसबी को ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं ले पा रही है एग्ज़ाम करवाना? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जो कल्चर था एग्ज़ाम का जम्मू कश्मीर में, यस। वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ जब सोशल मीडिया का बूम हुआ। आज के डेट में ये अच्छाई भी है, अच्छाई तो डेफ़िनिटली है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि कोई भी रिक्रूटमेंट को कोड में घसीटा जा सकता है। हुँ। जब ऑनलाइन आपने सफिशिएंट आपने ट्रैक्शन गेन कर ली, हुँ। 5-10 लोगों ने बोला कि चलो यार कलेक्शन करते हैं और स्टे ले आते हैं, तो सोशल मीडिया का ये पॉज़िटिव भी मान लो, नेगेटिव भी मान लो। पॉज़िटिव इस लिहाज़ से कि अगर कोई रिक्रूटमेंट में झोल है, तो तो फ़ौरन उसको रोक सकते हो। रोक सकता है। लेकिन अब ये पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं कि इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है रादर देन यूज़। क्योंकि जो स्कैम्स वगैरह हैं, वो आप देखोगे कि सामने आए, सोशल मीडिया पे इतनी बातें चली, सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा कि यार 3-3 4-4 लोग एक ही घर से निकल रहे हैं, हुँ। वो ऑब्ज़र्व भी सोशल मीडिया ने किया, तो उसपे शोर मचा, हुँ। तो फिर बात गवर्नमेंट तक पहुँची, तो उसपे एक्शन हुआ, वरना क्या पता लोगों को नोटिस ही नहीं होता। एट द सेम टाइम कि कुछ लोगों ने इसका मतलब मिसयूज़ भी किया कि कुछ तरीके से रिक्रूटमेंट को रोकना। जैसे अब अगर आपको लग रहा है कि यार रिक्रूटमेंट में यार पहले ये होना चाहिए और बाद में ये होना चाहिए। हुँ। पहले टाइपिंग टेस्ट हो कि एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हो। इस बात पे केस हो रहा है। कोई बोल रहे हैं कि सिलेबस ये नहीं होना चाहिए। कोई बोल रहे हैं कि उर्दू हो नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि अब हर किसी के हाथ में ये आ गया है कि यार मेरी मर्ज़ी है कि यार ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे उर्दू की बात मैं करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नायब तहसीलदार की वैकेंसी इन लोग यस। 7 साल से कर रहे थे। ठीक है, हर बंदे का हक है ये बताना कि उर्दू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ एजुकेटर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो हो या ना हुँ। हो। मेरा पर्पज़ है कि जब सिलेबस आए मैं पढ़ाऊँ और लोगों को तैयार करूँ। अब कुछ लोगों ने इसको पोलराइज़ कर दिया उर्दू वाले इश्यू को। हाँ। उन्होंने बोला कि भई उर्दू क्यों हो जब 2019 के बाद हमारे जो नेशनल हमारी स्टेट लैंग्वेजेज़ 5 हो गई हैं जिसमें डोगरी भी है, कश्मीरी भी है ना? इंग्लिश और और हिंदी। इंग्लिश भी है, उर्दू भी है। तो ह बाकी लोग बच्चा क्यों नहीं दे सकता? बात ये नहीं है। बात ये है कि रिकॉर्ड्स तो उर्दू में ही हैं।
रिक्वायरमेंट उस जॉब की कुछ और है। उनको ये बोलना चाहिए था कि गवर्नमेंट अभी तक सोई हुई थी, अभी तक डोगरी में कन्वर्ट क्यों नहीं हुए रिकॉर्ड, अभी तक कश्मीरी में क्यों नहीं हुए रिकॉर्ड कन्वर्ट। सवाल ये होना चाहिए ये था सवाल। कि गवर्नमेंट सोई हुई है कि 2019 में आप लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल के स्टेट लैंग्वेज बता दिया, हम्म, तो अभी तक क्यों नहीं है डोगरी में रिकॉर्ड कि डोगरी नोइंग स्टूडेंट जाके डोगरी में क्वालिफाई करके रिकॉर्ड्स को देख सके। उन्होंने बोला कि नहीं, उर्दू में क्यों। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको डॉक्टर बनना है, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं स्कैल्पल नहीं उठाऊंगा लेकिन डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि जो ये वाला बैच हो नायब तहसीलदार, ये वाला बैच आने वाले नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए वो चीज क्रिएट कर दें कि उर्दू नोइंग लोग जाके रिकॉर्ड को कन्वर्ट कर दें, और फिर नेक्स्ट बैच जो है उनको वो उर्दू आ जानने की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि यार गूगल या चैट जीपीटी इसको कन्वर्ट करेगा, तो ये ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसको आप कंप्यूटर के थोड़ा, हाथ छोड़ सकते हो। मतलब मान लो, सर ये अभी 100% एक्यूरेट नहीं हुई है। जैसे कई लोग ये भी बोले थे ना कि यार ऑनलाइन गूगल ट्रांसलेटर से भी हो जाता है। भाई यूपीएससी के एग्जाम में स्टील प्लांट को स्टील का पौधा उसने लिखा हुआ था। यूपीएससी एग्जाम कितना बड़ा एग्जाम है, स्टील प्लांट को स्टील पौधा लिखा हुआ था, धातु का पौधा। तो तो आप तो नहीं, और ये लोगों की जमीन का मसला है। जिंदगी का मसला है सर। कहीं लिखा हुआ है कनिष्क शर्मा, तो उसको बना दिया कनिष्क शर्मा। तो मान लो ना अगर तो कि हाँ, रिकॉर्ड किसी का नाम कनिष्क शर्मा है, वो कनिष्क शर्मा के नाम चला जाए, तो ठीक है। अगर आप इस बात के लिए फाइट कर रहे हो कि उर्दू नहीं होना चाहिए, कि हम बाद में सीख लेंगे जब हम ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे, चलो वो भी ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने भी इसको प्रमोट किया ना कि बच्चों आप लोग उर्दू नहीं पढ़ो, या फिर आप उर्दू की फिक्र नहीं करो, हम इसको हटवा देंगे, उन लोगों ने गलती की। उन लोगों ने उनके साथ गलत किया जो लोग इन 3 महीने में बेसिक उर्दू सीख जाते हैं। उनने ये तो नहीं कहा था आपको कि आप पूरा गालिब बन के आओ, उनने कहा था अलिफ बे सीख के आओ। और अगर आप 3 महीने पहले जब ये इशू उठा उस टाइम से पढ़ना शुरू करते हैं ना, अभी तक आप पासिंग के लायक हो चुके हो। सिमिलरली अगर आप बात करोगे फ्यूचर में, अकाउंट्स की बात कर लो, भाई एक साइंस बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले को क्यों अकाउंट्स पढ़ना पड़ रहा है? ये बात क्यों नहीं किसी ने उठाई कि मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ूंगा, हम बाद में सीख लेंगे। हाँ, मतलब सीख सकते हैं ना ओके अकाउंट्स बाद में। भाई ट्रेनिंग होगी, साल की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने आपकी थ्योरी होती है, 6 महीने प्रैक्टिकल होता है। तो ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा? कल को कोई बोलेगा कि भैया मैं ह्यूमैनिटीज में मैथ्स क्यों सीखूं, बाद में सीख लूंगा। जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिक होना चाहिए, आपको आना चाहिए, तभी तो आप करोगे ना। आप बोलोगे मैं पुलिस वाला बनूंगा लेकिन बंदूक चलाना नहीं सीखूंगा, वो बाद में सिखा देना मुझे, या सॉरी मैं रनिंग नहीं करूंगा, रनिंग में बाद में कर लूंगा, वेट में बाद में लूज कर लूंगा, बाद में भी तो कर सकता हूँ। True. तो जो जेकेएसएसबी का पहला सवाल आपका ये था कि जेकेएसएसबी इतना ज्यादा क्यों नहीं कर रही है। इशू ये है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है रिक्रूटमेंट चीज। गवर्नमेंट ने खुलेआम बोला कि भाई हम लोग फॉर्म फिलिंग की फी माफ करेंगे। माफ क्या की उनने, अभी शायद मैंने देख रहा था 4,000 करोड़ की 40,000 करोड़ जमा किया हुआ है। 40,000 मतलब 40 करोड़ या ऐसा कुछ डेटा है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इतना करोड़ तो उनको फॉर्म फिलिंग से आ रहा है, जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी से। ठीक है, जहां पर वो प्रॉमिस कर रहे थे कि हम फॉर्म फिलिंग ही माफ कर देंगे, वहां पर वो हाँ, पैसे बटोर रहे हैं। मैनिफेस्टो में था कि हम लोग सब कर 180 दिन के अंदर सारे जॉब भर देंगे। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। सीएम साहब बोलते मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ, तो फिर आप क्यों बैठे हो सीएम की पोस्ट पे? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ही नहीं। जेकेएसएसबी एक ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो होते हैं, उन वो लोग वहां बैठते हैं। उनको तो वही करना है ना जो ऊपर से आए। ब्यूरोक्रेसी वही करेगी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनको बोलेगा, जो हमने इलेक्ट करके भेजा। ब्यूरोक्रेट से हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो तो अपॉइंटेड है। उनको वही करना है जो ऊपर से ऑर्डर आएगा। वो आंसरेबल हैं पॉलिटिशियंस को जो इलेक्ट होके जाते हैं। पॉलिटिशियंस से हम सवाल पूछने चाहिए। जेकेएसएसबी को रिफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर सीएम साहब उसको सीरियसली लें, अगर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो हिंदू मुस्लिम कम खेलें। ठीक है ना। अभी यहाँ आप देखो, एसएम वीडियो का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवा के लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। सर इस पे मतलब मैं इसके लिए अलग ऐसे छोटी सी वीडियो बनाने वाला था, बस अब आपने उठा ही दी है बात। तो मतलब मुद्दा यही था एसएम वीडियो का कि आप, एक तो सबसे बड़ी गलती शायद एसएम वीडियो के ट्रस्ट की है कि उन्होंने ये नहीं किया कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं लिया, एक तो ओपन में सब कुछ कर दिया। वो बच्चे नीट से होके आए, ठीक है आपको प्रॉब्लम है कि कुछ और रिलीजन के बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़े, कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ के लिए खुशी नहीं मनानी चाहिए थी कि पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज कैंसिल हो गया। देखो, अगर तो एक पर्टिकुलर कॉलेज एक ट्रस्ट के थ्रू स्पॉन्सर्ड है जिसमें लोग अपनी श्रद्धा से डोनेट करते हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, आपने जैसा बोला माइनॉरिटी स्टेटस लेने के बाद वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसको पॉलिटिसाइज किया, चलो आपने इशू उठाया, गवर्नमेंट तक पहुंचाया। हाँ। अब आप
अगर कुछ लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर ही रहे थे, सब कुछ ठीक था, ठीक है भाई, चल रहा है। अब लास्ट मोमेंट पे जब उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, उन लोगों ने अपने फेस सेविंग के लिए बोल दिया कि हाँ भाई हमारी जीत है। तो जो इतने डॉक्टर वहां बनने वाले थे, इतने जम्मू कश्मीर के बच्चे बनने वाले थे, या पर्टिकुलर जो माइनॉरिटी स्टेटस लेने के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग बनने वाले थे, वो तो गया ना काम से कम इस पे आप सोचो उनके मेंटल लेवल क्या है कि वो लोगों को दिखा रहे हैं, नहीं नहीं ये हमारी जीत है, मेडिकल कॉलेज हमने जम्मू से हटा दिया। तो ये लेवल है हमारे पॉलिटिशियंस का। अभी आप देखो, जेकेएस एज रिलैक्सेशन की बात हुई थी, हाँ कितने एमएलएज ने ट्वीट तक किया होगा, मतलब यूथ का मसला था ना, हाँ सर, कितने लोगों ने ट्वीट तक भी किया? कुछ नहीं। यूथ का इशू है ही नहीं यार, एम्प्लॉयमेंट का इशू है ही नहीं, ये कोई इशू ही नहीं है गवर्नमेंट के लिए। ये कोई बस एक ऐसी बात है जो सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करेंगे, करना आपको सब कुछ खुद ही है। कुछ स्कीमें हैं गवर्नमेंट की जो अच्छे हैं, जो मिशन युवा के अंडर है, अदरवाइज तो आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को कोई रिफॉर्म की फिक्र है, उनकी जो करनियों से तो नहीं लग रहा कि उनको यूथ की जॉब्स की, या उनको ये लगे कि यार प्रोसेस ऐसा हो कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे, वो प्रोसेस स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा करे। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि जो ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज है, इनका ये काम नहीं है, ये इसलिए नहीं बैठे कि स्टूडेंट्स को इलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। उनका काम है कि स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करना है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने एग्जाम डेट निकाल दी तो दूसरा एग्जाम के साथ क्लैश तो नहीं हो। बोलते हैं ठीक है तुम्हें नहीं देना नहीं दो, उनका काम ही नहीं है। वो बोलते हैं कि या तो वो दे दो या तो ये दे दो, तुम्हारी मर्जी। आपस में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है कि अगर जेके एएस का एग्जाम तो नहीं आ जाएगा जब हमने जेके एसएसबी का एग्जाम रखा हुआ है, हम जरा बात कर लें आपस में कि सर हम 6 महीने का कैलेंडर निकाल रहे हैं, तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें, आपको कोई एग्जाम तो नहीं आ रहा, ताकि हम उस एग्जाम को नहीं करें। पता है कब करेंगे? जब एग्जाम डेट क्लैश हो जाएंगे, फिर बच्चे इनके पास जाएंगे, इनका दस्तक देंगे, फिर ये सोचेंगे अच्छा चलो सोचते हैं। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है एक्चुअली। ये जब तक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सीएम और मिनिस्टर्स एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक ये हालत ऐसी ही रहेगी। तो सर अभी जैसे पहले माहौल था जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे एस जेके पीएसआई के टाइम सारे बच्चे बाहर आए थे, वो सब हंगामा हुआ था, पेपर कैंसिल वगैरह हुआ था, एक साथ आए थे। वो पहली बार था जब मैं भी था उसका पार्ट यहाँ कि यार कुछ करो। लेकिन अब बच्चे या तो डर जाते हैं कि यार एक तो ये पोस्ट निकाल एडवर्टाइज कर देते हैं कि एडवर्टाइज हो गई है आपकी 100 पोस्टें। अब उस 100 पोस्ट के लिए 1 लाख बच्चा उसको भरेगा और उसे पढ़ने लग जाएगा। यहाँ से दूसरी पोस्ट के पेपर निकलना स्टार्ट हो जाएँगे, फिर दूसरी पोस्ट के अभी जैसे रिज़र्वेशन का इसी से एक बात कनेक्ट हुई। अभी रिज़र्वेशन मतलब उसके अमेंडमेंट्स चल रहे हैं, वो साइन हो रहे हैं, मतलब जो भी इश्यू चल रहा है, वो अमेंडमेंट से पहले इतनी ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर दी इन्होंने पोस्ट कि अभी तक वो जर्नल या ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं, उनका कुछ सुन ही नहीं रहे। अभी मतलब गवर्नमेंट के एमएलए ही है, उनको भी एज रिलैक्सेशन के चक्कर में उनको भी शायद हाउस अरेस्ट कर लिया हुआ था, ये कर लिया हुआ था। रुहुल्ला मेहदी, आगा रुहुल्ला हाँ, मेहदी। अगरतला मेहदी। और अभी एक और जो केस है, अभी कोई भी बोलता है तो पीएसए लगा के वो अंदर कर देते हैं। तो इसका अब एज़ अ एजुकेटर तो नहीं, बट एज़ अ एज अ पर्सन, एज़ अ पर्सन या फिर हम लोग किसके पास जाएँगे सर? मतलब हम लोगों के पास एक पिछले हुआ था, हम लोग जो किसी डिस्ट्रिक्ट से कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए हारे थे, हम उनके पास गए थे। उन्होंने कहीं फ़ोन वगैरह किया था, तब पता चलेगा। तो हमने या फिर कश्मीर डिवीज़न या जम्मू डिवीज़न ने जो अपने एमएलएज़ को जिता के इलेक्ट करके अब भेजा है, तो कौन सवाल पूछेगा सर? हमारी तो वो सुन ही नहीं रहे हैं। इसमें एक ही तरीका है जो मुझे समझ में आता है, स्टूडेंट्स का काम नहीं है रास्ते पे आना, और रास्ते पे आएंगे प्रोटेस्ट करेंगे तो उससे होगा ये कि किसी एक को टारगेट किया जाएगा हुँ, और उसका करियर खराब होने का भी वो हो सकता है। चांसेस है। हमारी स्टेट में तो एमएलए से पीएसए लग जाता है, हम किस खेत की मूली हैं। और पीएसए, मैं नहीं किसी भी स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि वो कभी प्रोटेस्ट और स्ट्राइक में उसको जाने की जरूरत ज़रूर। पड़े। हमने किस पर्पस के लिए 90 एमएलएस को भेजा हुआ है असेंबली में? ये काम हमारा रह गया प्रोटेस्ट करना? एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करे या वो रोड पे आए? रोड पे भी आ जाए, आपको लगता है कि हमारी स्टेट में प्रोटेस्ट का रिजल्ट निकलता है? या फिर एसएससी के रिलेटेड प्रोटेस्ट हुए, कितने एजुकेटर्स रास्ते पे आए, कुछ उसका रिजल्ट आपको दिखा? ये हुँ, प्रॉब्लम है कि हमारे अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को लगता ही नहीं कि यार इस बेसिस पे मेरे वोट कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि जैसे इलेक्शन आता है हम सब लोग हिंदू मुस्लिम में फंस जाते हैं। बस मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मुस्लिम। हो गया, खत्म। आप कोशिश करो अपने एरिया के एमएलए को क्रिटिसाइज करने की,
आप देखो उसका रवैया क्या होगा, जैसे वो आपका हम्म, मालिक है, हालांकि वोट मांगने वक्त भीख मांगने आएगा, बिल्कुल। लेकिन आप आजकल जाओ उसके पास जब वो पावर में है, आप सिर्फ इतना बोलो उसको कि सर हम लोगों को यहाँ उम्रें होगी, बूढ़े हो गए, हम तैयारी करते हो, आपने हमारे लिए क्या किया। हम्म, आप उसको ऐसे बोल के देखो, 4-5 उसके आएंगे चेले और आपको पीट के निकल जाएंगे। हम्म, या फिर वो कहेगा तू मेरे से ऐसे टोन में बात कर रहा है, हालांकि वो वही टोन से ऐसे आएगा आपके घर में जब उसको वोट लेना होगा। ये सारी प्रॉब्लम हमारी है। हम लोगों को ये डिस्कस करना तो आता है कि नेहरू को सरदार पटेल जी को देना चाहिए था कश्मीर को हैंडल करने, हाँ, यूएन नहीं ले जाना चाहिए था। हम 70 साल वाली पुरानी बात हम क्रिटिसाइज करते हैं करते नेहरू हैं को, बिल्कुल। लेकिन हम अपने लोकल ठेकेदार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे जो बाहर रोड बना रहा है, ना ही अपने बंदे को जिसको हमने वोट दिया सुबह ठंड में निकल के जाके लाइन में खड़े होके। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स चल रही है अभी भी। अगर हर बंदा अपने पेरेंट्स को बोले कि मैं यहाँ बैठे बैठे इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, ये बंदा अगर आता है आपसे वोट मांगने तो उसके पहले मुंह पे बोलना कि तू हमारे बच्चों के लिए क्या करेगा, आवाज उठाएगा उनके लिए। चल तेरे हाथ में सब कुछ नहीं हो सकता है, जिस पार्टी से तू है उसकी सरकार ही ना बने, लेकिन असेंबली में तो सवाल उठा सकता बोल है। सकते ये तो कॉमन इशू है। तो असेंबली में सवाल उठा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, शोर मचाओ। छोटी मोटी बातों पे तो एक दूसरे को घूसे मार रहे होते हैं ये। अभी असेंबली में सेशन हुए हैं, 2 सेशन हो गए, एक बार भी सर स्टूडेंट की एस्पिरेंट की बात नहीं हुई है, नहीं जिसने होगी। की है वो बताओ ना क्यों करे वो बात। उसको लग रहा है क्या कि यूथ मेरे लिए मेरे वोट काट देगा, लग रहा है क्या उसको पता है एक नारा दूंगा हिंदू मुस्लिम का मामला सॉल्व हो जाएगा। उसको मालूम है इस चीज का कि हम लोग बेवकूफ हैं। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बोल दो कि यहाँ ये हुआ वहां वो हुआ, उसने इसकी डिसरिस्पेक्ट की, इसने इसकी डिसरिस्पेक्ट की, हमारे यहाँ होते हुए नहीं चलेगा, फलाना ढिमकाना, खत्म। कौन करेगा बात यूथ की? ये फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बजट में बोलेंगे कि 4.5 लाख जॉब क्रिएट करेंगे हम। लोगों को लगता है वाह यार बस अब हम ही बनने वाले हैं, ये जो 4.5 लाख जॉब बोली ना इसमें हम ही सिलेक्ट हम होंगे। मैंने 3 बार बजट पढ़ा दिया अभी जे का। 4.25 लाख जॉब प्रॉमिस की थी उमरुल्ला साहब ने, उनके मैराथन ही खत्म नहीं हो रहे। कभी वो वेस्ट बंगाल में मैराथन कर रहे होते हैं, कभी कश्मीर में, कभी जम्मू में, बस मैराथन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो। तो लेकिन सर अभी तो हमारा जो स्टेट है वो तो सेंटर और एक टाइप का लग तो रहा है कि ठीक है एनसी पार्टी है वो जीती है, लेकिन यहाँ पे अभी भी वो एलजी और एनसी वाला चीजें चली रही हैं, शायद तभी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो आए ना हमारे साथ बैठे ना, फिर वो हमसे बात तो करें। जो बच्चे बैठे थे वहां पर उनसे कुछ करे तो उनसे बात तो करें, कम से कम बोले ना कि बेटा मेरे हाथ में नहीं है यार, यार तुम भी चलो मेरे साथ, आओ गनवर्सर से बात करते हैं। वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, बस गाड़ी में घूम रहे हैं। तो सर अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे इन इस बात पे तो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि जेकेएसएसबी क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन अभी जैसे जो एग्ज़ाम का भी आपने बताया कि जूनियर असिस्टेंट का जैसे ओएमआर होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए, ये भी एक छोटा सा इशू है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। कैट ने कुछ बोल दिया, वो जो कैट ने बोला उसका मतलब कुछ और था, बच्चों ने एस्पिरेंट ने कुछ और ले लिया। जेकेएसएसबी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी हमें खबरें सर कैसे मिलती है जेकेएसएसबी से, किसी ने किसी एक के ग्रुप में डाल दिए यार वहाँ से ऐसे खबर आ रही है, एडवर्टाइज़मेंट ये होगा, फिर हम लोग बैठ जाएँगे, पूछेंगे हाँ जी यार पढ़ लेते हैं, नहीं यार आज टाइपिंग कर लेते हैं क्योंकि टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है, फिर पढ़ लेते हैं। तो एज़ अ एजुकेटर आप अपने एस्पिरेंट को इस लूप को लेकर क्या सलाह देते हो, या फिर अभी अगर देना चाहो तो क्या बोलोगे कि यार क्या करना चाहिए? क्योंकि अ, जैसा हमारा जेएंडके में सर चल रहा है, हम लोगों के घर वाले या जो भी पेरेंट्स हैं, वो हमेशा इस बात से उनको नाखुशी रहेगी कि अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब ना लेके किसी प्राइवेट वेंचर में जाएँ, चाहे वो अर्न शायद 3-4 साल में उनसे बहुत ज़्यादा करें। लेकिन फिर इन चीज़ों को आप कैसे अपने एस्पिरेंट्स को या फिर यूथ को कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे बताते हो, कैसे निकलना है इससे? पहला सवाल आपने बोला जूनियर असिस्टेंट के लिए, हाँ मैं जी। आपको बोलूंगा पैरेलली दोनों तरह की दोनों तैयारी करते रहो। टाइपिंग टेस्ट भी करते रहो और रिटन टेस्ट भी करते रहो। रिटन टेस्ट अभी तक आप कर ही रहे थे, कर 5 ही दिन रहे थे। पुरानी तो बात है ये। हाँ, हाँ। रिटन की तो तैयारी कर ही रहे कर थे ही आप। जनवरी के 7 या 6 तारीख को ये फिर आया आएगा। था, तो 6 तारीख तक तो आप पढ़ ही रहे थे रिटन के लिए। अब 1 महीने में मुझे लगता है आपकी रिवीजन ही थी सिर्फ। हाँ, ये तो नहीं कोई कह सकता ना कि एक सर 1 महीने में मैं नया टॉपिक पढ़ने वाला था। हाँ, तो 1 महीने में रिवीजन थी आपकी, तो आप रिवीजन करते रहें और हर दिन घंटा आप टाइपिंग पे दें। 1 महीना बहुत होता है रिटर्न वो करने के लिए। ये बात तो श्योर है ना कि फरवरी से पहले, जो फरवरी में डेट रिटर्न की दी थी, उससे पहले तो नहीं हो उससे सकती टाइपिंग पहले नहीं टेस्ट, होगा, उसके बाद ही होगा। बाद ही होगा। या फिर अगर वो टाइपिंग टेस्ट बाद में करने वाले हैं, तो रिटन टेस्ट पहले हो जाएगा और बाद में टाइपिंग होगा। इन एनी केस आपके पास महीना बचा हुआ है, उस महीने में आप 1 घंटे 2 घंटे आप टाइपिंग पे दे दीजिए और बाकी रिटर्न अभी तक कंटिन्यू रखिए। हुँ, यही बात हो सकती है कि 1 नींद का आपको 1 घंटा कम करना पड़ेगा, जो आप टाइम वेस्ट करते हैं उसका घंटा कम करना पड़ेगा। हम ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता जेकेएसएसबी को कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। क्या तो इट इज़ बेटर टू पुट ऑन अ शू रादर देन कारपेट द होल वर्ल्ड।
आप बोलोगे नहीं कारपेट पूरे वर्ल्ड को करूंगा मैं नंगे पैर चलूंगा, वो तो हो नहीं नहीं, सकता। ये रियलिटी है बिल्कुल। है ना? हमको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने करियर के लिए खुद ही रहना पड़ेगा। यूट्यूब पे जो क्या कहते हैं ये डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहिए। अल्टीमेटली जेकेएसएसबी नोटिफिकेशन निकालेगा, सबको पता चल जाएगा। आप फिलहाल 1 घंटे से 1.5 घंटे हर दिन टाइपिंग टेस्ट पे दीजिए और बाकी रिटन टेस्ट आपका जैसा चल रहा था वैसा चलता रहिए, हुँ, क्योंकि वैसे भी आपको रिवीजन ही करनी थी। हुँ। फिर आपने बोला कि जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि यार सरकारी नौकरी है, उसी में ज़्यादा रिस्पेक्ट है, प्राइवेट में क्या कर लेंगे? और प्राइवेट में बेशक पैसा ज़्यादा भी मिले लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है हमको। ये तो रियलिटी है, ये तो होना ही है। हुँ, प्राइवेट में 99% तो जो लोग जाना ही है। आपको ये बात ज़रा ध्यान रखनी चाहिए कि कल को अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी, घर वाले तो उसी अंदाज़ से बोल रहे हैं कि आराम की नौकरी होगी 9 टू 5, हमें भी 2 बंदे बोलेंगे आपका बेटा वहाँ लग गया, वहाँ ठीक है, हाँ, मिल जाए तो बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचो जब मेरे हमारे हमारे इंस्टीट्यूट में एक ऐसा बच्चा है जो वीएलडब्ल्यू से हमारे साथ था, 5 साल उसको हो गए, वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, उसकी शक्ल से लगता है वो डिप्रेस्ड है। क्योंकि उसको ज़िंदगी में कुछ और आता ही नहीं है। उसकी ज़िंदगी लाइब्रेरी टू घर, घर टू लाइब्रेरी है। क्योंकि वो भी उसी साइकिल में था कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। आपको 1 साल की डेडिकेटेड पढ़ाई के बाद तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, वरना आप अपने प्राइम ऑफ द यूथ बर्बाद कर रहे हो। फिर कब करोगे आप? 32-35 साल की उम्र में आप इंटर्नशिप करने निकलोगे लोगों के बिज़नेसों में। आपको अच्छा लगेगा उस टाइम पे? 25 साल की उम्र में अगर मैं बोलूँगा ना आपको, यार तू एक काम कर आज रिक्शा चला के देख, कैसे कैसे बिज़नेस होता है। ज़ोमैटो के फाउंडर है ना ग्रोफर के फाउंडर, वो कहते थे कि हम मंडी में सोते थे, सिर्फ़ ये देखने के लिए कि मंडी में गाड़ियाँ पहुँचती कब हैं, जब ये ऑनलाइन वेजिटेबल डिलीवरी थी। कोई काम छोटा नहीं होता यंग एज में, बाद में तो आपको शर्म आती है। अगर आप 25 साल की उम्र में बड़े मीनियल जॉब्स कर रहे हो ना, जो एज़ सच आपको लगता है कि ये काम तो नहीं कर सकता नहीं मैं। कर सकते। 25 साल की उम्र से लेकर आप स सैन 27 से 28 साल की उम्र में पहुँचोगे ना, आप बहुत कुछ कर चुके होगे और बहुत ऊपर जा चुके होगे अपनी फ़ील्ड में। लेकिन अगर आप 35 साल की उम्र में जब आपको लग रहा है कि यार अब जेकेएसएसबी में कुछ हो नहीं रहा, एज भी ओवर होने लगी है, अब कुछ और करते हैं। उस टाइम पे आपका फिज़िकल हेल्थ भी और उसके साथ में मेंटल डेवलपमेंट भी ऐसी नहीं होती कि आप ऐसे काम कर पाओ। आपको ये फ़र्क होना चाहिए कि यार कल को जब मैं बैठूँगा ना अपने फादर के साथ अपने टेबल पे खाने पे, तो कुछ आई शुड हैव ब्रॉट समथिंग ऑन द टेबल हुँ, कि मैं पैसा ला रहा कुछ हूँ, मैं भी घर की सपोर्ट कर रहा हूँ। उनको ज़्यादा फ़िक्र उस चीज़ की होगी कि घर बैठे-बैठे कुछ कर नहीं रहा। करने अभी तुमको लग रहा है कि नहीं, नहीं बेटे को हम 3, 4, 5 साल दे रहे थे, तू पढ़ाई कर यार, जब फलाने का बेटा होगा तू भी कर सकता है। भई फलाने के बेटे का हमको पता ही नहीं कि वो हुँ, कैसे हुआ, उसके सही पास क्या था क्या सिस्टम किया? ऐसा, है ना? कि किस सिस्टम से गया था वो अंदर। आपको ये बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप एक रिस्पेक्टेबल मैनर में, एथिकल मैनर में, लीगल मैनर में पैसे कमा पाने के लिए काबिल होने चाहिए अगले 2-3 साल में। आज से 3-4 साल जब बाद आप अपने आप को इमेजिन करो, आपके पास एक जॉब होनी चाहिए या आपके पास अपना बिज़नेस होना चाहिए। आपके पास ऐसे स्किल होने चाहिए जो आज से 5 साल बाद रिलेवेंट होंगे। और आप इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए कि यार अब नेक्स्ट सरकारी नौकरी कब आएगी। हुँ, सरकारी नौकरी देते रहो साथ-साथ में, किसने मना किया है? आपको अब मल्टीटास्किंग तो करनी पड़ेगी ना। 1 साल की पढ़ाई के बाद आप कुछ टाइम पढ़ाई के लिए दो, कुछ टाइम अपने प्राइवेट वेंचर के लिए दो। चाहे वो आप किसी जगह काम करना चाहते हो, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, चाहे अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हो। और वो हमारी स्टार्टिंग में डिस्कशन होगी वो कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास सारे आंसर्स हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ। ओके। मैं भी तो प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट हूँ, हुँ, मैं भी तो सीख ही रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आपको कुछ भी करना है ना और आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस सेक्टर में करूँ, आप आँखें बंद करके पहले जो भी आपको 1% भी लग रहा है ना कि ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं, हुँ, उस इंडस्ट्री में जाके आप अनपेड इंटर्नशिप करना शुरू करो। कि सर मुझे यहाँ कुछ देर काम करने दो, 1-2 महीना, मैं फ्री में काम कर लूँगा। फिर वहाँ से आपको कोई एक और क्यू मिलेगी, अच्छा ये नहीं अब ये ट्राई करता हूँ, अच्छा ये नहीं अब ये ट्राई करता हूँ। समझ गए ना आपको? लेकिन सर मेरे को लगता है कि हमारे जे-एंड-के में अभी तक ये माइंड डेवलप हुआ नहीं है कि हम कहीं जाके फ्री में काम करें। आई विल जस्ट हाँ, गिव हाँ, यू एन सही बात है। एग्ज़ाम्पल। बिल्कुल सही बात है। मेरा एक फ्रेंड है ही इज़ इन बैंगलोर, तो मेरे साथ आर्मी स्कूल में पढ़ा है वो एंड उसने बीडीएस की है। तो उसके बाद उसको लगा कि यार नहीं हो रहा कुछ, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। घर पे उसने सर थंबनेल बनाना स्टार्ट किया हुँ, ऑनलाइन ही 3-4 साल पुरानी बात है। आहिस्ता-आहिस्ता उसको गेमिंग कंपनी में चला गया, 25,000 स्टार्ट हुआ। नाउ इन बैंगलोर ही इज़ अर्निंग 1 लाख रुपीज़। मेरे साथ ही पढ़ा हुआ आर्मी स्कूल से ही, नॉट इवन अ ग्रेजुएट, लेकिन उसने वही थंबनेल बनाना स्टार्ट किया। क्या ही होता है सर थंबनेल? एंड नाउ वहाँ पे गेमिंग एआई इंडस्ट्री में वहाँ पे वो इतना अर्न कर रहा है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा रहता है कि ये स्टेप सर कितने बच्चे ले पाते हैं? क्योंकि एक तो मेरे को जहाँ तक लगता है सर, उसका जो मतलब जो मेन मेरे को लगता है मोटिव या मोटिवेशन उसको जो मिलती है पेरेंट्स। क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी उसको ये नहीं बोला कि अच्छा तू ये नहीं कर, बस ये ध्यान रखते होंगे या रखते हैं कि खराब ना बने, कुछ गलत ना करे। तो पेरेंट्स को सर आजकल कोई
समझाने वाला नहीं है। मैं नहीं बोलता कि पेरेंट्स सब कुछ गलत करते हैं, लेकिन कुछ तो है सर कि जो पेरेंट्स तक भी पहुँचना चाहिए कि यार आप बच्चों को बिल्कुल ही ये चीज़ मत सिखाओ कि जो आप गवर्नमेंट जॉब में ही हो तो गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। यार इसमें ना ज़ाकिर खान ने बहुत अच्छी बात बोली थी। ज़ाकिर खान ने बोला था कि पेरेंट्स आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं, नहीं, पेरेंट्स आपको गरीब नहीं देखना गरीब चाहते। वो लोगों की जनरेशन, हमारी जनरेशन और हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हम ट्रांजिशन जनरेशन है। हम लोगों ने गिल्ली डंडा भी खेला, हम लोगों ने मोबाइल गेमिंग भी की, हम लोगों ने अपनी यंग एज में शाम-शाम में जाके क्रिकेट भी खेला मतलब और हम ही लोग इंटरनेट 5G भी यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों के टाइम पे हमने वो टायर के साथ वो डंडे के साथ टायर भी चलाए और हम ही लोग आज की डेट में एआई भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों की जनरेशन बहुत खतरनाक जनरेशन है, 90s वाली जनरेशन। हुँ, हम लोगों ने हम किस्मत वाले हैं कि हमने इससे पहले की टेक्नोलॉजी टुक ओवर, हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छा भी देख लिया था। हमारे पेरेंट्स को समझाया ही नहीं जा सकता। वो अपनी जगह गलत है ही नहीं, वो अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है। उन लोगों के टाइम पे सबसे ज़्यादा ठाट-बाट, शान-ओ-शौकत और आराम की ज़िंदगी थी सरकारी नौकरी। उनको मालूम ही नहीं है हमारे प्राइवेट सेक्टर का हाल। वो तो वही चाहेंगे ना यार कि हमारा भी बेटा सरकारी दफ्तर में जाए। और उनको आप अपने फादर को एआई समझाओगे तो कितना समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए नहीं कि वो समझ नहीं सकते हो। इसलिए कि अब ये चीज़ एआई को समझने के लिए एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जिसने 5 साल सोशल मीडिया चलाया हो। चला है वो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो लोग इतना सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है। अगले 5 साल में एआई इतना बदल देगा हमारे, जैसे आज क्या है 2026 है ना? 26 2031 में जब आप 2026 को देख रहे होगे ना मुड़ के, हुँ, तो ऐसा लग रहा होगा कि आप 2026 में मुड़ के 1950 को देख रहे थे। टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर जाएगी। एज़ पर अ बिलियनियर विजय शेखर करके नाम है उसका, उसके पॉडकास्ट अवेलेबल है। ही सेज कि हम जैसे आज देखते हैं ना कि 1950 कितना पिछड़ा टाइम था, हाँ, वैसे 2031 वाले बोल रहे होंगे कि 2025 कितना पिछड़ा टाइम था। अच्छा। हम इमेजिन कर सकते थे क्या कि यार हम किसी सिस्टम से बात करेंगे और इंसान की तरह हमें रिप्लाई करेगा। बताइए। 5 साल बाद कोई बड़ी बात नहीं कि आपके अंदर यहाँ पर एक रोबोट चल रहा होगा, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहा होगा। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, आ गया ऑलरेडी। तो उनको नहीं समझा सकते आप। ये रिस्क आपको खुद ही लेना पड़ेगा अपने ऊपर। पेरेंट्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। ये रिस्क आपको खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपनी अकाउंटेबिलिटी पे लेना पड़ेगा। अगर आप फेल हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। लेकिन अगर आप उसका अल्टरनेट देखो कि मैं लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी ही करूँगा जब तक मैं क्वालीफाई ना हो जाऊँ, उसका भी कोई गारंटीड रिजल्ट नहीं है। अगर मुझे कोई आपको बोल दे बेटा 5 साल लगा ले, डेफिनिटली तेरे पास सरकारी नौकरी होगी। तो मैं कहता यार क्यों जा रहे हो प्राइवेट सेक्टर? मतलब ही नहीं बनता। तो 5 साल बाद ही कौन सी गारंटी है आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? कोई गारंटी नहीं। जेएनके में तो कोई काफ़ी जो एग्ज़ाम आपने दिया, मैं एक अपने स्टूडेंट को जानता हूँ, उसने पहला फाइनेंस अकाउंटेंट क्वालीफाई किया, उसकी शादी हो गई और उसके बाद फाइनेंस अकाउंटेंट में स्कैम निकला। दूसरे टाइम वो क्वालीफाई ही नहीं कर पाया। ऐसे करके अब क्या करोगे इस सिचुएशन में? तो नहीं कह सकते। दूसरी बात जो आपने कही ना अपने फ्रेंड की, जो थंबनेल बना के अब एआई में है, हुँ, मैं आपको अपने ऑर्गेनाइज़ेशन की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ एक ऑफ़िस बॉय था, वो बंदा बोलता कि यार मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए। मैंने कहा थोड़ा स्किल सेट सीख ले, अभी फ़िलहाल तू सिर्फ़ ऑफ़िस बॉय है, हुँ, तुझे और भी चीज़ें सिखाएँगे, तो सैलरी बढ़ेगी वक़्त के साथ। उसको जल्दी नहीं बढ़ी। मैंने कहा कि नहीं। उसको मिल भी गया एक जॉब, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी बीएसएनएल में या कहीं पर उसको एमटीएस मल्टीटास्क स्टाफ का काम मिल गया, 3-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मिल गया उसको। उसी के जो बदले में बंदा आया, वो बंदा पहले ऑफ़िस बॉय था, सीखने में तेज़ था। उसने हमारी ऐप हैंडलिंग पूरी सीख ली। अपलोड करना पीडीएफ, वीडियो अपलोड करना, यूट्यूब में लाइव कैसे जाना है, ओबीएस स्टूडियो को कैसे सँभालना है, वो भी सीख लिया। उसके बाद बैठे-बैठे उसने हमारी ऐप पे टेस्ट अपलोड करना सीख लिए। फिर कैमरे की सेटिंग, लाइटिंग, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, क्या कहते हैं, शटर स्पीड, वो सब सीख लिया उसने। करते ड्राइविंग भी सीख ली, बाइक भी चला लेता था, गाड़ी भी चला लेता है और उसके बाद अब वो रिसेंटली उसने शुरू किया है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना, जो हम खुद करते हैं। तेज़ है, 12वीं पास भी नहीं है अभी, 12वीं का एग्ज़ाम दे के आया, अभी छुट्टी लेके गया था। तो अब मैं कंपेयर करता हूँ उस इंसान को, जो बंदा उससे 3-4 हज़ार रुपए ज़्यादा ले रहा था और ये बंदा पहुँच गया है उसकी सैलरी पे अब, बराबर। इसने 3 साल में इतने सारे स्किल सेट सीखे। आज ये आँखें बंद करके बाहर निकले कि मुझे ऐप हैंडलिंग करनी भी आ जाती है, मुझे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आ हुँ, जाती है, मैं एआई से इमेज भी जनरेट कर लेता हूँ, मैं यूट्यूब के बारे में सब कुछ जानता हूँ, हैशटैग कैसे डालने हैं, ओबी स्टूडियो से लाइव कैसे आना है। हमसे ज़्यादा आता है उसको, क्योंकि अब सब उस पे डिपेंडेंट है ना, कि भाई कर ले जाके, है, भाई एडजस्ट कर ले, भाई मेरी स्क्रीन प्रॉपर नहीं आ रही, भाई लाइटिंग ठीक कर ले। अब उसके बगैर चलता ही नहीं काम। वो चाहे तो किसी भी जगह जाके जॉब ले सकता है, सब कुछ आता है उसको और उसको अपनी डिग्री की दिखाने की ज़रूरत भी नहीं, ज़रूर बोलेगा लाओ सिस्टम में दिखा के दिखाता हूँ।
दिल्ली में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में सिर्फ ओबीएस स्टूडियो के सामने बैठने वाला बंदा 25-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, कि वो सेटिंग करता रहे, रिकॉर्डिंग सही हो रही है, वॉइस सही आ रही है, सब। तो कहने का मतलब है कि स्किल्स आपको आपने बोला कि हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है कि फ्री में काम करो। हाँ, एक ये कल्चर जिसके अंदर है वो बंदा आगे बढ़ेगा। हो सकता है आपको पेड भी मिल जाए, मैं कहता हूँ 5,000 मिल जाए, 6,000 मिल जाए, अभी आपका पर्पज़ ही नहीं है पैसे कमाना, पैसे कमा अभी आपका पर्पज़ है कि मुझे सीखना है काम। आप ये मत सोचो कि आप वहाँ मुफ्त काम कर रहे हो, सस्ते में काम कर रहे हो, आपको बहुत कुछ सिखा रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट, आपको ट्रेन कर रहा है, आपके अंदर स्किल सेट आ रहे हैं। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी बड़े बहुत बड़े चैनल के फैकल्टी मेंबर से, तो वो अब शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ से। बहुत बड़ा आप मतलब जानते होंगे उस चैनल को भी, बताऊँगा आपको मैं। उस चैनल से वो जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि मेरे को यहाँ यूट्यूब का बड़ा पता चल गया कि यूट्यूब में कैसे व्यूज़ लाएँ, जो मुझे खुद से नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ काम किया। एजुकेटर तो बहुत अच्छे हैं वो। तो उनसे मुझे पता चला कि यार किसी भी बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करो ना, तो कुछ ना कुछ सीख ही लेते हो आप बाय डिफ़ॉल्ट। हालाँकि उसका उनका काम नहीं था वो सीखना। तो कहते हैं ना, इत्र की दुकान पे जाओगे खुशबू तो लग ही जाएगी। हाँ, तो वही बात है, पेड इंटर्नशिप हो या अनपेड इंटर्नशिप हो, सीखते आप बहुत कुछ हो। आप मार्केट से घर घर से बाहर निकलो, आप अपने लिए बेंचमार्क शिफ्ट करते रहो, वो वैसे ही होंगे जब आपसे बेटर बंदे के पास जाके आप काम करते हो, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। उससे आपकी बहुत सारी गलतियाँ प्रिवेंट हो जाएँगी, जो अपने बिज़नेस में आप करोगे। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे एआई की बात कर रहे हैं अभी हम लोग कि एआई जो है अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्योंकि हम लोग काफ़ी देख रहे हैं लाइब्रेरी में बच्चे एआई से सारे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ 19-20 का फ़र्क है बट ठीक है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है ये एक इंडस्ट्री जो बन गई है, तो ये खत्म होती दिख रही है या फिर इवॉल्व होती दिख रही है? इवॉल्व हो रही है तो कैसे इवॉल्व हो रही है कि और इसमें एक और सवाल सर कि जिन बच्चों को एआई का इस्तेमाल अभी करना नहीं आता, वो कैसे कर सकता है, उसके क्या फ़ायदे हैं? इवॉल्व इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, लेकिन सर्टेनली अब एजुकेटर्स का रोल लिमिटेड होने वाला है। हुँ, अब एआई एजेंट्स का ज़माना आएगा। इंसान की शक्ल कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वी आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड कि हमें इंसान पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा। अगर आपको कोई बोलेगा कि ये लेटेस्ट एआई है रोबोट, ये वर्ल्ड के बेस्ट न्यूरो सर्जन से बेटर आपका ऑपरेशन करेगा। और साथ में ये हैं, आप किनसे करवाओगे? इंसान इंसान से ही करवाओगे, क्योंकि वो हमारा ट्रस्ट है। हुँ, वैसे ही एजुकेशन में अगर आपके सामने आपको पता है मुझे एआई पढ़ा रहा है, हुँ, आपको इंटरेस्ट उतना नहीं डेवलप हो पाएगा। बेशक आपको पता होगा कि एआई के पास लाखों करोड़ों बुक दिमाग में है अभी, ये हुँ, कभी गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन एक ह्यूमन कनेक्शन रहेगा, लेकिन उस ह्यूमन कनेक्शन को खत्म करने के लिए अब एआई एजेंट्स हैं। एआई एजेंट्स का मतलब है कि शुएब सर हैं, शुएब सर का फेस, शुएब सर की आवाज़, हुँ, शुएब सर का स्टाइल ऑफ टीचिंग, उनसे बेटर कंटेंट, उनसे बेटर जोक्स, उनसे बेटर मोटिवेशनल स्पीच एआई एजेंट डिलीवर करेगा, बस शक्ल मेरी होगी। हुँ, कंटेंट बेटर करेगा और आप पहचान नहीं पाओगे। इस टेस्ट को कहते हैं ट्यूरिंग्स टेस्ट। ठीक जब एआई में आप डिफरेंस ना क्रिएट कर पाओ कि ये कंप्यूटर है कि ये इंसान है, तब आप बोलते हो ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गया इसका। वो हो रहा है, वो क्लियरली पॉसिबल है अब। तो शक्लें रहेंगी लोगों की, काम रोल कम रह जाएगा, क्योंकि जो भी काम इंसान कर रहा था, स्पेशली इन एजुकेशन, वो अब एआई कर रहा है। बेटर एमसीक्यू बना रहा है, बेटर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, बेटर क्लास नोट बना रहा है, बेटर पीपीटी बना रहा है। और आहिस्ता-आहिस्ता करके एआई एजेंट जब परफेक्ट हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। तो एआई की वजह से तो इवॉल्व तो करेगी, लेकिन अब ऑब्वियसली एजुकेटर्स का रोल कम रह रहा है, वक़्त के साथ कम होगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी टेक्नोलॉजी में कभी भी हुँ, कुछ भी हो जाता है, कुछ कुछ हो कह सकता नहीं है। सकते, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। तो इस वजह से सर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं? मतलब हो एग्ज़ाम सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में एआई इतना सरपास कर जाए हुँ, कि एआई एक कंपल्सरी चीज़ बन जाए। जैसे कंप्यूटर है ना? हुँ, कंप्यूटर कंपल्सरी है जीके के एग्ज़ाम्स में। यस। वो अपडेट होते-होते प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो सकता है कंपल्सरी हो जाए। हो सकता है, किसको पता? जैसे आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते सर मुझे व्हाट्सएप करना नहीं आता यूज़। हुँ, वैसे मेरी मदर जब रिटायर हुई तो उस टाइम पे सब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ही व्हाट्सएप पे मिलती थी। हाँ, तो उनको यूज़ करना नहीं आता था, तो मैं हेल्प करता था उनको हुँ, सिखाने में। उनको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस पोर्टल करके था एक। उस पे हर किसी को रेट करना होता था अपने एम्प्लॉयी को। तो वो मुझे अपने साथ बिठाते थे कि भई इसको ये यहाँ पर ये डेटा इनपुट कर, ये डेटा इनपुट अच्छा। कराओ। तो रिटायरमेंट टाइम पे थे वो, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हुँ, लेकिन आज की डेट में जैसे अब ये वेबसाइट चलाना, व्हाट्सएप हुँ, चलाना, लॉगिन करना और अपना गूगल मीट बायोमेट्रिक हुँ, करना, ये इतना यस सर। कंपल्सरी हो गया है। यस। वैसे ही वक़्त के साथ एआई कंपल्सरी होना ही है। एआई तो ऑब्वियस सी बात है, हर सेक्टर में इंटीग्रेट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो सर लास्ट के कुछ 2-3 सवाल हैं। पहले तो एज़ अ शोएब सर आप अपनी जब भी कोई स्ट्रेस होता है या फिर एंग्ज़ायटी हुई, आपने
उस टाइम पे जब आप खुद एक एस्पिरेंट थे, तो उस चीज़ को कैसे आप नज़रअंदाज करते थे या फिर ठीक करते थे और अभी कैसे करते हो? मतलब क्या एक एडवाइस? तब यार तब रिएक्शन होता था, अब रिस्पॉन्स होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, जो हाँ, तब था कि तब ऐसा था कि हर चीज़ में रिएक्ट करना, कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई भाई, क्या करें अब? अब रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है कि रिलीजन ने मेरे लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया वो रिएक्शन से रिस्पॉन्स पे आने में। मतलब अगर आप इस चीज़ पे भरोसा रखते हो कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है और वो उसने बोला है कि मुझसे माँगो तो मैं दूँगा। हुँ, और अगर एक कहते हैं ना, एक मूवी में मैंने डायलॉग सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो डायलॉग कि जिस खुदा ने ये ज़मीन, आसमान, ये करोड़ों सितारे, ये सूरज, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाई, वो आपका नाम पर्सनली जानता है। वो इतना बड़ा है होने के बावजूद भी हम जैसे छोटे से ऑर्गेनिज़्म इतने बड़े बिलियंस ऑफ स्टार्स के बीच में, इतने बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम के बीच में, एक सोलर सिस्टम के छोटे से एक प्लैनेट पे रहने वाले हर शख्स को जानता है। तो वो कहता है कि मुझसे माँगो, मैं दूँगा। हम इंसान से माँगते हैं, मैं आपसे माँगूँगा या आप किसी और से माँगेंगे, तो इंसान आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, भाई हो, फादर-मदर भी क्यों ना हो, देगा लेकिन देने से पहले शिकन आ जाती है माथे पे कि अरे यार! हुँ, और अगर वापस नहीं दोगे तो गाली अलग पड़ती है। तो खुदा ही तो है जो कहता है कि माँगो मुझसे मैं दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, अब उसके यहाँ पे थोड़े टेस्ट ज़रूर होते हैं आपकी कैरेक्टर के, आपकी पेशेंस के, आपके भरोसे के, आपके ट्रस्ट पे, कि कभी आप जो माँगते हो आपको उसी फॉर्म में नहीं मिलता। तो आपको इस बात पे ट्रस्ट करना होता है कि यार ऊपर वाला जो है वो हर किसी से बराबर मोहब्बत रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो मुझे कभी मुसीबत में डाल रहा है तो उससे भी मेरा कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, तभी वो डाल रहा है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुकून देती है अंदर पे कि वो है, वो देख रहा है और उसी से माँगूँगा जो सिचुएशन अभी है, तो वो ज़रूर मेरे हक़ में ही होगी। कुरान की एक आयत भी है कि हम किसी पे भी उसकी किसी भी सोल यानी किसी भी आत्मा पे या किसी भी इंसान मतलब आत्मा की किसी बंदे पे उसकी सहन शक्ति से ज़्यादा लोड नहीं डालते। अगर किसी पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो उसकी सोल उतना बेयर कर सकती है। यानी किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा मुसीबत है, तो ऊपर वाले को पता है कि ये बंदा मेरा सही बंदा है, ये सह लेगा। सर तो इसको इस पे और टेस्ट डालता हूँ मैं। जो जितना नेक बंदा है, उस पे उतनी ही ज़्यादा टेस्ट डालता है ऊपर वाला। जो जितना कमज़ोर बंदा है, उस पे उतने ही कम टेस्ट आते हैं। और ये भी लिखा है कुरान में कि जिन लोगों को तुम देखते हो, जिनको मैंने दुनिया में बहुत नवाज़ा है, कि उनके पास बहुत कुछ है, तो तुम्हें लग रहा है कि यार वो वही सब कुछ है, उन लोगों से तुम अपना मन खराब ना करो कि यार इसको मिल गया तो ये कामयाब है। असली कामयाबी तो अलग है, जो मरने के बाद मिलनी है इंसान को। तो ये चीज़ ध्यान में रख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि ज़िंदगी तो टेम्परेरी है, कितना जी लेंगे 62, 70, 90 बहुत कमाल हो गया तो 100 तो असली ज़िंदगी तो उसके बाद आनी है। यहाँ इतना ही कर सकते हैं कि जितने टाइम पर हैं, उतने टाइम पर किसी के साथ गलत ना करें, किसी का हक नहीं खाएँ और किसी का दिल ना दुखाएँ और किसी के काम आ जाएँ। उतना कर दिया तो फिर इलाही सफल है, अदरवाइज़ तो फिर रहा तो यहाँ पर अकबर बादशाह भी था, आज उसका नामो-निशान नहीं। उसके जो वो हैं, जो उसके फैमिली के लोग हैं, वो आज रिक्शा हाँ चला सर, रहे हैं। बड़े-बड़े महाराजा-राजा यहाँ पे रह के जा चुके हैं। अलेक्जेंडर तो हाथ सुल्ला हाल खाली रख के गया। कोई कितना भी बड़ा आईएएस ऑफिसर हो, केएएस ऑफिसर हो, सीएम हो, पीएम हो, कुछ कोई नहीं हो हो, सकता। मरना सब नहीं है। हुँ। उसके बाद मिट्टी बन जाना है। उसके बाद उनको कोई याद भी नहीं करेगा। एक्चुअली भगवान पे भरोसा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमें मैं एस्पिरेंट की लाइफ में बोलूँगा तो हमें लेट ही समझ आता है मेरे को लगता है। हम लोग बस यही करते रहते हैं कि यार खो हमारी जाते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम स्पिरिचुअल लोग हैं। हाँ, वेस्ट में तो सब साइंस साइंस हो गया ना। बहुत ज़्यादा। हालाँकि साइंस सब चीज़ का जवाब नहीं दे सकती। साइंस सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करती है और बताती है ये प्रिंसिपल है भाई। क्यों है? ग्रेविटी खुदा ने क्रिएट की तो ठीक है भाई, उसको हम ऑब्ज़र्व करके बता रहे हैं कि ग्रेविटी से हम ज़मीन की तरफ चिपकते हैं। तो साइंस जो है साइंस बहुत आगे है उससे सॉरी रिलीजन साइंस से बहुत आगे है और रिलीजन आपको इंटरनल पीस देती है, जो आपको साइंस नहीं दे सकती। साइंस की अपनी यूटिलिटी है, रिलीजन की अपनी यूटिलिटी है। इंसान को अपने जो है उस पे खुदा पे भरोसा रखना चाहिए कि सब ठीक होगा और फिर मेडिटेशन चाहे आप नमाज़ पढ़ के कर लो, चाहे आप पूजा करके कर लो, जैसा भी आपको लगता है। वो उस चीज़ से आपको बड़ा सुकून मिलता है। मेरे हिसाब से सर हमारे स्टेट में ये रिलीजन वाला क्लैशेस वगैरह एज़ अ ह्यूमन बीइंग दोस्त वगैरह ज़्यादा है नहीं है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मुस्लिम भी थे और पापा आर्मी में थे तो उनके साथ रहना-वहना होता था, सब कुछ है अभी भी जितने भी हैं। लेकिन बिना मतलब के हम लोग अपनी पढ़ाई से दूर होके इन चीज़ों में फँस जाते हैं कि अभी कुछ बात चल रही थी कि एसएम वीडियो की, तो
इतना बड़ा क्लैश एज़ अ एस्पिरेंट पे था नहीं। वो एक माइंडसेट है कि आप ऐसे बोलोगे कि यार हिंदुओं ने ये कर दिया, मुस्लिम्स ने ये कर दिया। लेकिन एज़ अ प्रैक्टिकली सोच के देखोगे तो ये एक इंसानियत की हार है अगर कोई चीज़ खराब हुई है हमारे जेएंडके में या फिर कॉलेज बंद हुआ है। तो सर एक पॉलिटिक्स तो है, मतलब पॉलिटिक्स बहुत धर्म के ज़्यादा नाम हो पे गई है। उस चक्कर में डेवलपमेंट सारे लोग शुरू कर रहे हैं। और ये पता है उनको, सारे पॉलिटिशियंस को, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। हम लोगों के इमोशंस को भड़का के वर्ड बैंक को तोड़ना उनको पता है। उनको आइडिया है, ये कभी भी ये फॉर्मूला कभी फेल हो ही नहीं सकता। धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाओ, सब कुछ भूल जाएंगे। तो सर एक लास्ट एडवाइस अगर आप सजेशन कोई हमें, मेरे को या फिर द नेक्स्ट थॉट को देना चाहो तो? मैं तो बोलता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, जो ये आप साथ-साथ में पढ़ाई के साथ ये भी कर रहे हैं। आप इतने लोगों को बुलाते हैं, इतने लोगों के थॉट प्रोसेस आपको पता चलते हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज से 1 महीने बाद जब आपने 10 पॉडकास्ट और किए होंगे, या आप जब 100 पॉडकास्ट कर चुके होंगे, आप उन सभी 100 लोगों के एक्सपीरियंस के जिस्ट जानते हो, तो है ना? तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होगा, और नॉलेज इज़ पावर। जब आपके पास नॉलेज होता है, उसको बस इतना ही होता है कि नॉलेज तो आसान है आज के टाइम पे अचीव करना। नॉलेज को विज़डम बनाना। विज़डम। विज़डम की उस नॉलेज को यूज़ करके मैं कैसे अपना भी अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर लूँ, और इस चैनल के थ्रू, इस कंटेंट के थ्रू इन जनरल एक सोसाइटी पे एक पॉजिटिव रिमार्क भी छोड़ के जाऊँ। हो सकता है आपसे इंस्पायर होके कोई और लोग भी अच्छा काम कर लें। तो ये अच्छी है, बट कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या चीज़ अलग करनी है, ब्रेनस्टॉर्म करते रहो। एआई को असिस्टेंट बनाओ, एआई को अपना मास्टर मत बनाओ। कहने का मतलब है कि पहले खुद सोचो, पूरा ब्रेनस्टॉर्म करो, और फिर उसको असिस्टेंस लो उससे। पूरा डिपेंडेंस मत रखना, वरना वो मोनोटोन हो जाएगा कंटेंट। तो कहते हैं, आप द एआई विल नॉट टेक योर जॉब, द पर्सन यूजिंग एआई विल। तो आपको सिर्फ एआई को यूज़ यूज़ करना है, अदर देन एआई को पूरा अपना मास्टर बनाना है। दूसरी बात ये है कि जो जो आप कर रहे हो अभी, वीडियोज़ वगैरह बना रहे हो, एडिटिंग से लेकर, हर चीज़ से लेकर, और ये भी चीज़ है कि किस तरीके से आम जनता से कनेक्ट करें। हुँ। ये सवाल का जवाब मैं भी नहीं दे सकता। अगर मुझे इस सवाल का जवाब पता होता तो हमारा भी चैनल शायद मिलियन में होता अभी। ये ये दिमाग वाला काम है, रेगुलरली सवाल पूछते रहना एक-दूसरे से कि भाई किस तरीके से मेरा कंटेंट और भी ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा जनता को। किस तरीके से ये वाला कंटेंट को शेयर करने के बजाय कंटेंट के बेसिस पे ही लोग ज़्यादा देखेंगे। क्या चीज़ मैं पहले बताऊँ क्या तो वीडियो में, जो लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन कंटेंट। कम हो गया है। बिल तो बाकी अच्छा काम कर रहे हो आप, आई एम वेरी हैप्पी कि थैंक यू आप सर। आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि आप अपने पढ़ाई से छोड़कर भी कोई ऐसा वेंचर कर रहे हो जो फ्यूचर में आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करे, और सोसाइटी पे भी अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए जिसके साथ आप कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट कर दीजिए। और कुछ चीज़ें आप कर सकते हो हमारे लिए। आपको अगर लगता है कि हम किस किस को ला पाएँ तो हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको शोएब सर के साथ बात करनी है तो हम उनका इंस्टा हैंडल एंड उनका विंगसिक उड़ान का जो भी हैंडल है उनको हम लोग पिन कर देंगे। आप उनसे वहाँ बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए प्लीज़ गिव योर थॉट अ चांस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।